कमरे के नीम तारीक गोशों में अनीता की सिसकियां एक अजियतनाक बाजकश बनकर गूंज रही थीं। वो बेड के ऐन वस्त में घुटनों को सीने से लगाए खुद को मोटे कंबल में मुकम्मल तौर पर छुपाए बैठी थी, जिसे वो दुनिया से रूपोश होना चाहती हो। इसके पेट में उठने वाली मरोड़ इतनी शदीद थी कि हर थोड़ी देर बाद इसके हलक से एक बेख्तियार चीख निकल जाती और वो दर्द की शिद्दत से मजीद दोहरी हो जाती। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि अचानक कमरे के भारी कबाड़ खुले और कदमों की चाप सुनाई दी। कासिम खान, जो पूरे एक हफ्ते से शहर से बाहर था, सफर की थकन चेहरे पर सजाए सीधा इसी के कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में किसी मुलाजमा को ना पाकर इसकी हैरत तशवीश में बदल गई, खासकर जब इसके नजर बेड पर मौजूद इस वजूद पर पड़ी जो साकित होने की बजाय दर्द से लड़स रहा था। कासिम के दिल में एक अनजाना सा खौफ लहराया। इसने अपनी चाल तेज की और अनीता के करीब पहुंचते ही घुटनों के बल बैठकर नरमी से पुकारा, कि आखिर क्या बात है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और घर में कोई तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कासिम की आवाज सुनते ही जैसे अनीता को करंट लगाओ। इसने आंसुओं से भीगी हुई सुर्ख आंखें फाड़ कर इसे देखा और बदहवासी में पीछे की तरफ घिसटने लगी। इसने कंबल की गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली और लड़ते हाथों से इसे दूर रहने का इशारा किया। इसकी मासूमियत और खौफ इंतहा पर था जब वो हिचकियां लेते हुए बोली कि प्लीज मेरे पास मत आए, मुझसे दूर रहे। मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं अब साफ नहीं रही। खुदा के लिए पीछे हो जाए, वरना ये बीमारी आपको भी लग जाएगी। वो इतनी मासूम थी कि अपनी फितरी जिस्मानी तब्दीली को कोई लाइलाज मर्ज समझकर अपनी जान से प्यारे शौहर को खुद से दूर रखने की तगोदो कर रही थी। कासिम खान जब तक खामोशी से इसे देख रहा था, इसकी बात सुनकर एक पल के लिए साकित रह गया। इसकी आंखों में गहरी तशवीश उभरी कि आखिर अनीता को अचानक क्या हुआ है, मगर इसकी घबराहट और मासूमाना बातों ने इसे उलझन में डाल दिया। वो इसकी हालत देखकर तड़प उठा। इसने चाहा कि आगे बढ़कर इसे थाम ले, मगर अनीता का खौफ इसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। कासिम ने अपने लहजे को हद दर्जे नरम और शीरी बनाते हुए इससे पुकारा कि मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। इसने बड़ी मोहब्बत से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनीता की ठोरी को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए इसका चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। अनीता का पूरा वजूद इस वक्त किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। इसके गुलाबी होंठ लर्ज रहे थे और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी, जो इसके अंदरूनी तकलीफ और शदीद घबराहट की गवाही दे रही थी। कासिम ने इसकी आंखों में झांकते हुए बहुत प्यार से कहा कि चलो शाबाश, ये कंबल हटाओ और मुझे बताओ कि दर्द कहाँ हो रहा है। लेकिन अनीता ने शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें मींच लीं और तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को छुपा रही हो। वो मुसलसल पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर कासिम ने हिम्मत न हारी। जब काफी देर तक वो कुछ ना बोली तो कासिम ने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया। इसे निहायत कोमलता से इसके चेहरे पर बिखरे परेशान बालों को उंगलियों से समेटा और इन्हें गिरफ्त में लेकर बड़े सलीके से इसके गर्दन के पीछे एक तरफ कर दिया। अनीता इसके लम्स पर एक बार फिर थरथराई, मगर इस बार कासिम ने इसे मौका न दिया और इसे धीरे से खींचकर अपने मजबूत सीने से लगा लिया। इसका सर अपने सीने पर टिकाए वो काफी देर तक इसके बालों को सहलाता रहा, इसकी पुष्ट पर अपने हाथ का नरम दबाव डालकर इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। अनीता इसकी पनाह में आते जैसे ढेर सी हो गई। इसकी सिसकियां अब मध्यम पड़ने लगी थीं। कासिम ने इसे पूरी तरह अपनी मामून आगोश में समेट लिया, जैसे वो इस दुनिया की हर तकलीफ से बचा लेना चाहता हो, और फिर इसके कान के पास झुककर निहायत मध्यम और मोहब्बत पाश लहजे में दोबारा वही सवाल दोहराया, क्या बताओ मुझे, मेरी गुड़िया को क्या तकलीफ है? इसके लहजे की हिद्दत और अपनायत अनीता के दिल में उतरती जा रही थी, मगर इसकी मासूमियत अभी भी इसे कुछ कहने से रोक रही थी। कासिम ने जब इसे मजीद शफकत से अपनी बाहों के हिसार में भींचा और इसके सर पर प्यार दिया तो अनीता का जब्त टूट गया। इसने डरते झुकते शर्मो हया से सुर्ख होते चेहरे को इसके सीने में छुपाया और निहायत दबी आवाज में रोते हुए इसके कान में इस खौफनाक बीमारी की तफसील बता दी। अनीता की मासूमियत भरी बात सुनकर कासिम के लबों पर एक बेख्तियार और निहायत नरम मुस्कुराहट रेंग गई। वो जो इसे किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला समझकर परेशान था,
اب اس کی نادانی پر قربان جانے لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی گڑیا ابھی زندگی کے ان مراحل سے بالکل ناواقف ہے، اس لیے اسے مرض سمجھ کر جان سے جا رہی ہے۔ قاسم نے دیکھا کہ اس کی حالت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کے لباس کی ترتیب بھی بگڑ چکی ہے۔ اس نے فوراً اپنی بڑی سی چادر اٹھائی اور نہایت نفاست سے انیتا کے گرد لپیٹ دی تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ وہ بھی بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی اور اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ قاسم نیچے جھکا اور اس کے چھوٹے سے پاؤں میں نرمی سے جوتا پہناتے ہوئے بولا کہ بس اب رونا بالکل بند، میں ہوں نا یہاں۔ اس نے اسے بہت دھیرے سے بیڈ پر سیدھا بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سمجھانا شروع کیا۔ اسے نہایت سنجیدگی اور پیار سے اسے زندگی کے اس فطری عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسے بتایا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک قدرتی تبدیلی ہے جو ہر لڑکی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتا رہا کہ اسے گھبرانے یا خود کو ناپاک سمجھ کر دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم کی دھیمی آواز اور سمجھانے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ انیتا کی سسکیاں تھمنے لگیں، مگر اس کے چہرے پر موجود حیا کی لالی اب بھی دبی نہیں تھی۔ وہ بھی اس کی آغوش میں سمٹی، اس کے سمجھانے پر حیرت اور سکون کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے سن رہی تھی، جبکہ قاسم مسلسل اس کی دھارس بندھاتا رہا۔ قاسم نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور نہایت نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ اب تم سکون سے یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے ٹھہر کر پوچھا کہ کیا تم نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا؟ انیتا نے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر قاسم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس سے تھوڑا سا خفا ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کھایا؟ میں تمہیں تاکید کر کے گیا تھا کہ میرے پیچھے سے تم نے اپنی صحت کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا اور وقت پر کھانا پینا ہے۔ انیتا کی آنکھوں میں دوبارہ نمی تیرنے لگی اور اس نے معصومیت سے لب بھینچ کر جواب دیا کہ آنٹی نے مجھے آج بہت ڈانٹا تھا، اس لیے میرا دل نہیں چاہا۔ قاسم نے اس کا دکھ محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں انیتا کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ اسے انیتا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی تمہیں ڈانٹے تو تم نے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ بہادر بنو، تمہیں اس گھر کی بہو ہو اور سب سے بڑھ کر میری بیوی ہو، تمہیں اپنا حق جتانا آنا چاہیے، کوئی تمہیں اس طرح بلا وجہ نہیں دبا سکتا۔ انیتا نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اگرچہ وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ قاسم کی ان گہری باتوں کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی معصومیت کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی قاسم کو ایک محافظ کے طور پر دیکھتی تھی، نہ کہ ایک روایتی شوہر کے طور پر۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قاسم خود اس ونی کی رسم کے سخت خلاف تھا جس کے تحت انیتا اس کے گھر آئی تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے ضد کی تھی کہ دشمنی ختم کرنے کا یہی ایک راستہ ہے تو قاسم نے بہت مزاحمت کی تھی، مگر جب اس سے اندازہ ہوا کہ اگر وہ انکار کر دے گا تو یہ معصوم بچی کسی ایسے گھر بھیجی جا سکتی ہے جہاں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو اس نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے اتنی محبت دیتا تھا کہ شاید کوئی عام حالات میں بیاہ کر لائی گئی بیوی کو بھی نہ دیتا۔ وہ انیتا کے لیے صرف ایک شوہر نہیں تھا بلکہ اس کا باپ، ماں اور بہترین دوست بھی تھا جو ہر قدم پر اس سے دنیا کی تلخیوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انیتا ابھی زندگی کے پیچ و خم سے ناواقف ہے، اس لیے وہ اسے ایک نازک گڑیا کی طرح سیند سیند کر رکھتا تھا تاکہ ونی ہونے کا داغ اس کی شخصیت پر کوئی سایہ نہ ڈال سکے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی قاسم کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے انیتا کے آنسو پونچھے اور اسے سہارا دے کر بٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر انیتا کے ہاتھوں پر پڑی جو گھر کی صفائی اور سخت کام کاج کی وجہ سے کھردرے ہو رہے تھے۔ قاسم کا دل بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس معصوم پر کیا گزرتی ہے۔ انیتا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ بنا لیا کرو، بھوکی کیوں رہتی ہو؟ قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ انیتا نے اپنی تھکی ہوئی نظریں جھکا لی اور لڑزتی آواز میں بولی، وہ تائی جی کہتی ہیں کہ میرے وہاں جانے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے میرے برتن بھی الگ کر کے اسٹور روم کے پاس رکھوا دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نام بدل لینے سے خون نہیں بدلتا۔ میں اب بھی ان کے لیے وہی پرانی انیتا ہوں جسے وہ اپنے پاک کچن میں نہیں جانے دیتی تھی۔ قاسم کے جبڑے سختی سے بھینچ کے اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے بڑی محبت سے اسے کلمہ پڑھا کر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس گھر کی دیواریں آج بھی اسے ایک اجنبی اور غیر سمجھتی تھی۔ اس نے انیتا کے دونوں ہاتھ تھامے اور مضبوط لہجے میں کہا، تمہارا خون وہی ہے جو اس گھر کی
इज्जत का है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये बर्तनों का अलग होना या किचन से दूर रखना, ये इन सब की अपनी सोच है। तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर जानता है। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें रोका तो तुम मुझे बताओगी। अनीता ने बस खामोशी से एक लंबी आह भरी। वो कासिम की बातों से तसल्ली तो पा लेती थी, मगर जब वो चला जाता तो वही तन्हाई, वही झाड़ू पोंछा और वही अलग बर्तन इसका मुकद्दर बन जाते। वो भी इतनी छोटी थी कि इसे समझ नहीं आता था कि जिस दीन को इसने इतनी मोहब्बत से अपनाया है, इसके मानने वाले इसे अपनाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। कासिम ने इसे दोबारा अपने साथ लगाया, जिसे वो इसे इन तमाम तल्ख रवैयों से छुपा लेना चाहता हो। इसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाता, मगर वो जानता था कि इसे अनीता को लड़ना नहीं बल्कि जीना सिखाना है। कासिम ने महसूस किया कि इसके समझाने और तसल्ली देने के बावजूद अनीता की आंखों में अभी भी एक अनजाना सा डर मौजूद था, जैसे वो अब भी खुद को किसी गुनाह या बीमारी का शिकार समझ रही हो। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चोर नजरों से कासिम को देखती और फिर झुक जाती। कासिम ने गहरी सांस ली और बहुत नरमी से इसे दोबारा बिस्तर पर लेटाया। इसने खुद भी इसके बराबर में जगह बनाई और अनीता को बहुत हिफाजत से अपने बाजों के हिसार में लेकर अपने सीने से लगा लिया। पूरी रात अनीता दर्द की लहरों से तड़पती रही। कभी इसका माथा पसीने से भीग जाता तो कभी वो तकलीफ की शिद्दत से कासिम की कमीज को मुट्ठियों में जकड़ लेती। कासिम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। वो कभी उठकर किचन से गर्म पानी की बोतल लाता और बहुत एहतियात से इसके पेट पर टकोर करता, तो कभी इसके पैरों को दबाने लगता ताकि इसे थोड़ा सुकून मिल सके। जब इसे लगता कि अनीता की सिसकियां बढ़ रही हैं तो वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कोई धीमी सी लोरी नुमा बात गुनगुनाने लगता या इसे पुराने किस्से सुनाने लगता ताकि इसका ध्यान बढ़ जाए। अनीता इसकी इस बेपनाह तवज्जो और खिदमत पर हैरान भी थी और मुतासर भी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिससे पूरा घर थर थर कांपता है, इस वक्त एक छोटे से बच्चे की तरह इसकी देखभाल में मगन है। कासिम कभी इसके माथे को चूमता तो कभी इसे जबरदस्ती पानी के 2 घूंट पिलाता। इस पूरी रात कासिम ने इसे अपनी आगोश से जुदा नहीं होने दिया, जैसे वो अपने वजूद की हिद्दत से इन तमाम तकलीफें समेट लेना चाहता हो। सुबह के आसार नुमाया होने तक अनीता का दर्द कुछ कम हुआ था तो वो कासिम के सीने पर सर रखे इसकी धड़कनों की थाप पर थक हार कर सो गई। मगर कासिम अब भी जाग रहा था और बड़ी मोहब्बत से इसके पुरसकून होते चेहरे को निहार रहा था। रात के पिछले पहर जब दर्द की शिद्दत में कुछ कमी आई और अनीता की सिसकियां मदम हुई तो इसने अपनी थकी हुई आंखें उठाकर कासिम के चेहरे को देखा, जो मुसलसल इसे सहलाने में मगन था। अनीता ने गहरी सांस ली और निहायत मासूमियत से किसी छोटे बच्चे की तरह लाड भरे लहजे में बोली, आप कहते हैं कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी जान कहते हैं, फिर आप मुझे घर के इतने ढेर सारे काम क्यों करने देते हैं। कासिम, मैं वाकई बहुत थक जाती हूँ, मुझसे अब मजीद हिम्मत नहीं होती। कासिम का हाथ इसके बालों में थम गया और इसके दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी। वो अनीता की बातों में छुपी सच्चाई और इसकी मासूम सी शिकायत पर साकित रह गया। इसे एहसास हुआ कि वो जहां घर वालों की रवायात और इनकी मर्जी को निभाने की कोशिश कर रहा था, वहीं लाशौरी तौर पर वो अपने इस नाजुक सी बीवी पर जुल्म होने नहीं दे रहा था। कासिम ने इसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी और पशेमानी से कहा, ठीक है मेरी जान, आज के बाद तुम घर का कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम थक जाओ, मैं खुद सब देख लूंगा। अनीता ने थोड़ा और हिम्मत पकड़ते हुए इसकी कमीज का बटन उंगलियों से घुमाते हुए धबी आवाज में कहा, और मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जब डाइनिंग टेबल पर सबके साथ होते हैं और मैं किचन के एक कोने में अकेली बैठी होती हूँ। कासिम की पेशानी पर फिक्र के बादल छाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर अनीता सबके सामने मेज पर बैठी तो घर की औरतें और बड़े हंगामा खड़ा कर देंगे। मगर अनीता की जिद और इसकी मासूम फरमाइश ने इसकी तमाम खदशात को पीछे धकेल दिया। इसने अनीता के माथे को छूते हुए नरमी से वादा किया, ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो सुबह का नाश्ता तुम मेरे साथ ही बैठकर करोगी। इसी डाइनिंग टेबल पर जहां सब होते हैं, अब तुम सुकून से सो जाओ। अनीता के लबों पर एक फातिहाना और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आई और वह कासिम के मजबूत बाजों की पनाह में खुद को महफूज समझते हुए गहरी नींद की वादियों में उतर गई। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर बर्तनों की खनखनाहट और धीमी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, कासिम खान अनीता का हाथ थामे कमरे से बाहर निकला और सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। घर के तमाम अफराद, जिनमें इसके वालिद, ताईजी और दीगर खवातीन शामिल थी, एक लम्हे के लिए साकित रह गए। अनीता की नजरें जमीन में गिरी हुई थी
اور اس کا ہاتھ قاسم کی گرفت میں بری طرح کانپ رہا تھا، مگر قاسم کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے انیتا کے لیے کرسی کھینچی اور اسے اپنے برابر بٹھا دیا۔ یہ دیکھتے ہی تائی جی کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ گیا اور پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ قاسم کے والد نے غصے سے اپنی اینک اتاری اور میز پر ضرب لگاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، قاسم یہ کیا بدتمیزی ہے، ہوش میں تو ہو تم؟ اس لڑکی کی جگہ کچن کی اس نکر میں ہے جہاں اس کے برتن رکھے ہیں، یہ ہمارے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ قاسم نے نہایت سکون سے اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالا اور سرد لہجے میں جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو، اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس میز پر میری جگہ بھی نہیں بنتی۔ اس بات پر گھر میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تائی جی چلانے لگی تھی کہ ایک ونی ہو کر آئی لڑکی اور وہ بھی غیر مہذب سی، اسے اتنے سر پر نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ ہنگامہ اس وقت اپنی انتہا پر پہنچ گیا جب قاسم کے والد غصے سے کھڑے ہو گئے اور لڑزتی آواز میں بولے، قاسم خان حد میں رہو، ہم نے بہت دیکھ لیا، تم نے اسے بیوی کا درجہ دیا، اپنے کمرے میں رکھا، ہم نے تمہاری خاطر سب کچھ برداشت کیا اور خاموش رہے، مگر اب تم اسے ہمارے سر پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس لڑکی کو یوں اپنانے کی ضد نہ چھوڑی تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا، تمہیں اس گھر میں 1 انچ بھی جگہ نہیں ملے گی۔ انیتا نے گھبرا کر قاسم کا بازو تھاما، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ وہاں سے اٹھنے والی تھی کہ قاسم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں روکا۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک انداز میں کہا، بابا سائیں جائیداد آپ کو مبارک ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر خبردار جو آج کے بعد کسی نے اسے کمتر سمجھنے یا اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، یہ اب قاسم خان کی عزت ہے اور اپنی عزت کے لیے میں اس گھر سے کیا اس دنیا سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ پورا خاندان قاسم کے اس بدلے ہوئے اور سرکش انداز کو دیکھ کر ششد رہ گیا، جبکہ انیتا قاسم کے اس بھرپور تحفظ میں پہلی بار خود کو واقع اس گھر کی ملکہ محسوس کرنے لگی تھی۔ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب قاسم کے والد نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور گرج کر کہا، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس ذلت کو بھی کہ ابھی اسے طلاق دو اور اسے واپس اس در پر چھوڑاؤ، ہم ایک غیر مہذب لڑکی کو اپنی میز پر برداشت نہیں کر سکتے۔ قاسم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، اس نے انیتا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک لہجے میں بولا، طلاق؟ بابا سائیں آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ ونی کی اس فرسودہ رسم کے تحت کسی معصوم کو اس گھر کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے تو سب نے ضد کی تھی، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اسے بہو بنا کر لانا ضروری ہے۔ اب وہ کس مذہب سے ہے، کیا کرتی ہے اور اس کا ماضی کیا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ میری منکوہا ہے، میری بیوی ہے اور اسے اس گھر میں وہی عزت دی جائے گی جو آپ کی بیٹیوں کو ملتی ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا مگر قاسم کی آواز کی گونج ابھی باقی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، اگر آپ کو اس کی موجودگی سے اتنی تکلیف ہے نا تو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر اب یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کو اس کے اپنے گھر میں اچھوت سمجھا جائے۔ اس کے والد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، انہوں نے لڑزتی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور دھارے، تو پھر ابھی چلے جاؤ، میں بھی تمہیں اور اس لڑکی کو اس گھر میں 1 لمحہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج سے میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ انیتا کی سسکیاں بن گئی، وہ قاسم کے بازو سے لپٹ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اس کی وجہ سے قاسم اپنے باپ کا گھر نہ چھوڑے، مگر قاسم کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے یہ عالیشان گھر پر ڈالی جو اب اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور پھر بنا کسی پچھتاوے کے انیتا کو ساتھ لیے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ باہر کی دنیا کٹھن ہے، مگر اس سے یقین تھا کہ اس معصوم کی محبت اور سچائی اسے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے گی۔ قاسم نے گہری سانس لی اور اپنے والد کی تلخ باتوں کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے انیتا کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے کی طرف لے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی کاروبار اتنے مستحکم ہیں کہ وہ کئی سال تک بغیر کسی سہارے کے پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی گاڑی، اس کے فون اور اس کی اپنی جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ اسے کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے قاسم نے الماری کھولی اور بیگ نکال کر اپنے ضروری سامان پیک کرنے لگا۔ انیتا جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی اسے بیگ پیک کرتے دیکھ کر رہی دہل گئی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، قاسم کیا ہمیں گھر سے نکال دیا گیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ میرا تو اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
कासिम ने पैकिंग रोकी और मुड़कर इसे देखा। इसके चेहरे पर थकन थी मगर इरादा अटल था। इसने अनीता के करीब आकर इसके दोनों कंधे थामे और धीमे लहजे में पूछा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम इसी जिल्लत और तन्हाई में यहाँ रहो? ये लफ्ज सुनते ही जैसे अनीता के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने शिद्दत से नफी में सर हिलाया और एकदम तड़प कर कासिम से लिपट गई। इसने कासिम की कमीज को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया जैसे कोई इसे छीन रहा हो। वो हिचका लेते हुए पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर लाई। नहीं नहीं, मुझे कभी मत छोड़िएगा, मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझसे अलग किया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें। कासिम के लिए ये अल्फाज किसी मौजे से कम नहीं थे। अनीता ने जिंदगी में पहली बार इसके लिए मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इसके लहजे की तड़प और सच्चाई ने कासिम के दिल के सारे जख्म भर दिए थे। इसने अनीता को मजीद मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और इसके सर पर प्यार देते हुए सरगोशी की। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी महल की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे जहां कोई तुम्हें हकीर नहीं समझेगा। वक्त के पहिए ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी और शहर के इस पुरसुकून अपार्टमेंट में रहते हुए कई साल बीत गए। इन बरसों में कासिम ने अनीता को किसी नाजुक कली की तरह संभाल कर रखा था। वो अपने बिजनेस मैनेजर्स पर छोड़कर अपना ज्यादातर वक्त अनीता के साथ गुजारता। अक्सर सर्द रातों में जब बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही होती, अनीता घंटों कासिम की गोद में सर रखे खिड़की के पास बैठी रहती। वो अपनी मासूमाना बातों से कासिम का दिल बहलाती और कासिम मशहूर होकर इसे सुनता रहता। इसकी हर छोटी जरूरत, इसकी पढ़ाई, इसकी पसंद नापसंद कासिम की जिंदगी का महवर बन चुकी थी। अब अनीता अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी और 22 साल की इस बेहद हसीन और समझदार खातून बनकर उभरी थी। दूसरी तरफ कासिम अब 35 साल की पुख्ता उम्र की दहलीज पर था। इसके बालों की सफेदी और चेहरे की संजीदगी इसकी तजर्बाकार होने की गवाही देती थी। इन बरसों की रफाकत ने इनके दरमियान मोहब्बत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां अल्फाज की जरूरत नहीं रहती थी। मगर कासिम के दिल के किसी कोने में अब भी एक अनजाना सा डर बसा हुआ था। इससे अक्सर लगता था कि वो इस उम्र में अनीता से बहुत बड़ा है। कहीं अनीता को ये एहसास ना होने लगे कि इसका जीवन साथी से कई ज्यादा उम्र रसीदा है। एक रात जब बारिश की मध्यम बूंदें खिड़की के शीशों पर रक्स कर रही थी और कमरे में नींद तारीक रोशनी फैली हुई थी, कासिम धीरे से अनीता के करीब आया। इसके लम्स में आज एक अजीब सी तड़प और बरसों का जब्त था जो टूटने को था। अनीता जो अब भी कहीं ना कहीं इस पुरानी मासूमियत को अपने अंदर छुपाए हुए थी, कासिम की कुर्बत पर थोड़ी सी डर गई और इसकी पलकें लरसने लगी। कासिम ने इसकी घबराहट को महसूस किया और निहायत कोमलता से इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसकी आंखों में अनीता के लिए वही पुरानी पनाह और जुनूनी हद तक चाहत थी जो अनीता को हर खौफ से आजाद कर देती थी। कासिम ने इसे अपनी मजबूत बाहों में समेटते हुए इसके माथे पर अपने लब रख दिए, जैसे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि वक्त की गर्द इनकी मोहब्बत को कभी धुंधला नहीं कर पाएगी और वो हमेशा इसके लिए वही मजबूत ढाल बना रहेगा जो वो बरसों पहले तकलीफ दे रात में बना था। कासिम ने जैसे अपना हाथ अनीता के कंधे पर रखा, अनीता के वजूद में एक थरथराहट सी दौड़ी और वो गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हट गई। इसकी आंखों में वही पुराना मासूमाना खौफ एक लम्हे के लिए झलका, जैसे वो अब भी खुद को इस छोटी सी लड़की के रूप में देख रही हो जो कासिम के सामने पहली बार घबराई थी। कासिम का हाथ हवा में मौलिक रह गया और इसके चेहरे पर पशिमानी और दुख का एक साया लहराया। इसने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और अनीता की लड़ती पलकों को देखकर इसके दिल में एक टीस सी उठी। इसे लगा कि शायद इन बरसों की कुर्बत और मोहब्बत भी अनीता के दिल से वो पुराना डर निकालने में नाकाम रही है, या शायद 35 साल की उम्र का वो खुद 22 साल की इस जवान और नाजुक लड़की के लिए बहुत अजनबी सा हो गया है। कासिम ने गहरी सांस ली और अपने कदम पीछे हटाते हुए खिड़की की तरफ मुड़ गया जहां बाहर बारिश की बूंदें अब भी शीशे से टकरा रही थी। इसकी खामोशी में एक अजीब सी शिकस्त का एहसास था जिसे वो अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद आज भी इसके दिल के इस आखिरी दरवाजे को नहीं खोल सका था जहां से खौफ का खात्मा होता है। अनीता ने इसे दूर जाते देखा तो इसका अपना दिल भी कटने लगा, मगर वो जुबान से कुछ ना कह सकी। बस वो फासला इन दोनों के दरमियान एक अनकही दीवार बनकर खड़ा हो गया। कासिम का दिल इस वक्त जज्बात के इस ऐसे तूफान की जद में था जहां इसका जी चाहता था कि वो आगे बढ़े और अनीता पर अपना वो हक जताए जो बरसों के सब्र और इंतजार के बाद अब इसका बनता था। वो इसे अपनी बाहों में समेट कर ये बताना चाहता था कि वो इसके लिए क्या मुकाम रखती है,
मगर जैसे अनीता घबरा कर इससे दूर हुई, कासिम के कदम वहीं मुंजमद हो गए। इसकी बेचारगी और लड़ती पलकों ने कासिम के अंदर जैसे कुछ तोड़ कर रख दिया था। वो खामोशी से पीछे हट गया, मगर अब इसके जहन के बंद गोशों में एक जहरीला वसवसा सर उठाने लगा था। एक ऐसा डर जो इससे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इसे लगा कि शायद अनीता के दिल में इसके लिए वो जगह नहीं है जो वो समझता रहा है। 35 साल की उम्र का वो खुद और 22 साल की ये हसीन और जवान लड़की। इस तकाफत और इसके शक को मजीद हवा दी। इसके दिल में ये ख्याल बिजली बनकर कूदा कि क्या अनीता किसी और मर्द के शहर में है? क्या इसकी यूनिवर्सिटी में, या इसकी जिंदगी के इन चंद घंटों में जो वो कासिम से दूर गुजारती थी, कोई ऐसा शख्स आ गया जिसने कासिम की बरसों की मेहनत और मोहब्बत पर पानी फेर दिया है? यही वो खौफ था जिसने कासिम के चेहरे को पत्थर की तरह सख्त कर दिया। वो जो हमेशा इसे एक ढाल बनकर बचाता था, आज खुद अपने ख्यालात की जद में आकर अनीता से दूर होता महसूस कर रहा था। ऐसा लगने लगा कि शायद अनीता की एक घबराहट मासूमियत नहीं बल्कि किसी और की चाहत का पर्दा है जो वो इससे छुपाना चाहती है। कासिम ने एक सर्द आह भरी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अनीता वहीं खड़ी अपनी ही घबराहट और कासिम के इस अचानक दूरी पर आंसू बहाने लगी। ग्रेजुएशन की वो तकरीब जिसका अनीता को बरसों से इंतजार था, आज अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी थी। हॉल तालिब इल्मों के कहकों और तालियों की आवाज से गूंज रहा था। अनीता ने जब स्टेज पर जाकर अपनी डिग्री वसूल की तो दूर बैठे कासिम की आंखों में फख्र और मोहब्बत की चमक नुमाया थी। इसे लगा कि इसकी बरसों की मेहनत और इंतजार आज रंग ले आया है। मगर तकरीब के इख्तिताम पर जब सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, कासिम की नजर अचानक अनीता पर पड़ी जो हॉल के कोने में खड़ी थी। अभी वो इसकी तरफ बढ़ने वाला था कि एक लंबा तिरंगा नौजवान जो शायद चौथे या 5वें सेमेस्टर का तालिब इल्म लग रहा था, तेजी से अनीता की तरफ लपक कर कासिम के कदम वहीं जम गए। जब इसने देखा कि अनीता ने ना सिर्फ इसे देखकर खुली मुस्कुराहट दी, बल्कि वो लड़का बेतकल्लुफी से आगे बढ़ा और अनीता ने अपने हसार में से लेकर गले से लगा लिया। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। वो लड़का अनीता के कान में कुछ कह रहा था और अनीता शर्माकर हंस रही थी। कासिम का खून खोलने लगा, इसके हाथों की मुठ्ठियां भींच गईं और आंखों में गुस्से की सुर्खी उतर आई। इसके जहन में वही जहीला शक नागिन बनकर डसने लगा कि क्या यही वो शख्स है जिसकी खातिर अनीता इससे दूर भागती है? क्या इसी नौजवान की खातिर वो कासिम के लम्ब से कतराती है? कासिम का जी चाहा कि वो आगे बढ़े और इस लड़के का गिरेबान चाक कर दे, मगर इसकी अना और टूटे हुए मान ने इसे वहीं से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ अनीता जो इस नौजवान की कुर्बत में कुछ पल के लिए अपनी दुनिया भूल गई थी, जैसे इससे अलग हुई तो इसने बेचैनी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। इससे मालूम था कि कासिम इसी हॉल में कहीं मौजूद है और वो इसे ढूंढने लगी। जब इसे सामने की कुर्सियों पर कासिम नजर न आया तो इसने गहरा और सुकून का सांस लिया। इसे लगा कि शायद कासिम ने यह मंजर नहीं देखा और वो किसी रुसवाई से बच गई है। इसे ये इल्म ही नहीं था कि कासिम सब कुछ देखकर अपने दिल में नफरत और इंतकाम की आग लिए वहां से खामोशी से निकल चुका था और अब इनकी जिंदगी की खुशियां एक नए तूफान की जद में थीं। गाड़ी का दरवाजा खोलते अनीता को एक अजीब सी भारी खामोशी का एहसास हुआ। कासिम ड्राइविंग सीट पर साकित बैठा था, इसकी नजरें सामने सड़क पर जमी हुई थी। अनीता ने अपनी डिग्री संभाले हुए एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर पूछा, कासिम आप इतनी जल्दी क्यों आ गए थे? मैं तो आपको पूरे हॉल में ढूंढ रही थी। कासिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार इतनी तेज कर दी कि अनीता का दिल डूबने लगा। पूरे रास्ते इसने एक लफ्ज न कहा, बस इसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। घर पहुंचते वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ और अनीता हैरानगी और परेशानी में इसके पीछे भागी। कमरे में कदम रखते ही अनीता को इस कड़वी बू का एहसास हुआ जिससे इस सख्त नफरत थी। कासिम ने दराज से बोतल निकाली और ग्लास में डालने लगा। वो बहुत कम और कभी कभार पीता था, मगर आज इसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ और खौफनाक था। कासिम ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज इसे छोड़ दें, आप जानते हैं मुझे इससे कितनी चिढ़ है। अनीता ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और जैसे इसका हाथ बोतल की तरफ बढ़ा, कासिम ने एकदम गरज कर इसे पीछे धकेला। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तुमने। कासिम की आवाज में इतनी वहशत थी कि अनीता वहीं मुंजमद हो गई। जब इसने सर उठाकर कासिम की तरफ देखा तो इसका वजूद लर्ज गया। कासिम की आंखें गुस्से और दुख से इस कदर सुर्ख हो रही थी जैसे इनमें खून उतर आया हो। इसके चेहरे पर मौजूद वो नरमी जो बरसों से अनीता का असासा थी,
अब इस भयानक नफरत में बदल चुकी थी। वो कासिम खान जिसने इसे हमेशा एक नाजुक गुड़िया की तरह छुपा कर रखा था, आज इसे अपनी नजरों से जला देने पर तुला हुआ था। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि इसका मुहाफिज ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा है। अनीता की हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर इसने लड़ते हुए अपने आंसू पूंछे और कदम कासिम की तरफ बढ़ाया। इससे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि कासिम ने स्टेज वाला मंजर देख लिया है और वो इसी गलतफहमी की आग में जल रहा है। इसने हिम्मत मुजतमा की और दबी आवाज में बोलने की कोशिश की, कासिम मेरी बात सुने। वो स्टेज पर जो लड़का था वो दरअसल खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाओ। कासिम की धाड़ ने कमरे की दरो दीवार हिला कर रख दी। इसने ग्लास जोर से मेज पर पटका और खूनख्वार नजरों से अनीता को देखा। अनीता के लबों पर आई वजाहत वहीं दम तोड़ गई। कासिम इसके करीब आया, इसका रुखसार गुस्से से तप पड़ा था। इसने अनीता को बोलने का मौका दिए बगैर सर्द और कुटीली आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कोई लायानी वजाहत नहीं चाहिए और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है कि वो कौन था। मैंने अपनी आंखों से वो सब देख लिया जो देखने के बाद एक मर्द के पास कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। अनीता ने तड़प कर इसका बाजू थामना चाहा ताकि इसे सच बता सके, मगर कासिम ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अपनी सफाइयां अपने पास रखो अनीता, तुमने साबित कर दिया कि जिस खून और जिस फितरत से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था वो तुम्हारे अंदर ही कहीं छुपी हुई थी। आज के बाद मेरे सामने जुबान खोलने की जुर्रत मत करना, क्योंकि तुम्हारा हर लफ्ज मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। वैसे वहीं बेयारो मददगार छोड़कर गुस्से में बिफरे हुए शेर की तरह कमरे के दूसरे कोने में चला गया, जबकि अनीता वहीं फर्श पर ढेर हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मर्द को कैसे यकीन दिलाए कि जिस पर वो शक कर है वो इसकी जिंदगी का सबसे पाक रिश्ता है। कासिम ने गुस्से की वो दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना अब अनीता के बस में नहीं रहा था। वो जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, इसके जब्त का बंधन टूट गया। इसने मुड़कर अनीता की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की लकीर ताजा थी। कासिम की आवाज में एक ऐसी काट थी जो अनीता के दिल को चीर गई। तो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी, इसीलिए तुम आज तक मुझे मेरा हक देने से कतराती रही। अगर किसी और से मोहब्बत करती थी तो पहले बता देती। मैंने तुम्हारी खातिर, वो कहते कहते अचानक खामोश हो गया। इसकी गैरत ने इसे इजाजत न दी कि वो अनीता पर किए गए अपने एहसानात या इस मोहब्बत का जिक्र करे जो इसने बरसों तक एक इबादत की तरह निभाई थी। इसकी खामोशी इसके अल्फाज से ज्यादा जानलेवा थी। अनीता तड़प कर इसके करीब आई। इसका जी चाहा कि वो कासिम के पैरों में गिरकर इसे सच बता दे, मगर कासिम ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और तेज कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अनीता बदहवासी में इसके पीछे भागी। वो इसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जैसे वो कमरे में दाखिल हुए, कासिम ने मुड़कर इसे एक नजर से देखा कि अनीता के कदम वहीं जम गए। अगर तुम इस वक्त चाहती हो कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई सख्त और गलीज अल्फाज ना निकले तो खुदा के लिए यहां से चली जाओ, अभी के अभी मेरे सामने से हट जाओ। इसकी आवाज गुस्से से लर्ज रही थी और आंखों में मौजूद वहशत अनीता को खौफजदा कर रही थी। वो जानती थी कि कासिम इस वक्त अपने आपे में नहीं है और इसका यहाँ रहना मामले को मजीद बिगाड़ सकता है। अनीता ने लड़ते लबों के साथ एक बार इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, मगर कासिम ने अपना रुख फेर लिया। वो बोझल कदमों के साथ टूटे हुए दिल लिए खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर राहदारी में कदम रखते इसकी सिसकियां बेकाबू हो गई। इसे अपनी रूह तक जख्मी होती महसूस हो रही थी। इसे इस बात की तकलीफ नहीं थी कि इसे कमरे से निकाला गया, बल्कि इसे इस बात का दुख था कि जिस शख्स ने इसे दुनिया की ठोकरों से बचाया था, आज वही इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह समझ रहा था। वो अंधेरे हॉल में अकेली खड़ी तड़प रही थी, जबकि दीवार की दूसरी तरफ कासिम अपनी बनाई हुई शक की आग में जल रहा था। पूरा दिन दोनों के दरमियान एक मुहीब खामोशी छाई रही। कासिम अपने कमरे में बंद रहा, जबकि अनीता बाहर हॉल में आंसू बहाती रही। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो अनीता ने हिम्मत करके खाने की ट्रे लिए इसके कमरे में दाखिल हुई। कासिम बेड के कोने में सर झुकाए बैठा था। इसकी हालत देखकर अनीता का दिल कट कर रह गया। इसने ट्रे मेज पर रखी और इसके करीब जाकर रंधी हुई आवाज में बोली, कासिम, आपको आखिर मसला क्या है? क्यों अपने आप को इस अजाब में डाल रखा है? कम से कम मुझे एक बार पूछ तो लेते कि वो स्टेज पर कौन था, इससे मेरा रिश्ता क्या है? अनीता की बात अभी अधूरी थी कि कासिम एकदम वहशत ज़दा होकर अपनी जगह से उठा और चंद कदमों में इसके पास पहुंच गया। इसने अनीता के दोनों कंधों को अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे झंझोड़ते हुए धाड़ा,
जो कोई भी था, मुझे नहीं सुनना कि वो कौन था, बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अनीता, मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। इसकी आवाज गुस्से से बदलकर अब एक बेबस इल्तिजा में ढल रही थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली पहली और आखिरी औरत हो। मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोचा तक नहीं, इसलिए खुदा के लिए मुझे तोड़ना मत, मुझे खुद से दूर मत करो, मैं मर जाऊंगा। बोलते बोलते कासिम की हिम्मत जवाब दे गई। वो जो हमेशा एक कहानी दीवार की तरह अनीता की हिफाजत करता था, आज एक छोटे बच्चे की तरह इसके सामने ढेर हो गया। इस सबका चेहरा अनीता की गर्दन में छुपा लिया और इसकी हिचकियां निकल गईं। वो बुरी तरह रोते हुए कहने लगा, तुम दूर जाती हो तो मैं कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं करता, कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम मुझे मेरा हक दो, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता था। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि बयान नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो भी इसे निकाल दो अनीता। बेशक मुझे सारी जिंदगी मेरा हक ना देना, मैं ऐसे गुजार लूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। कासिम का इस तरह टूट कर रोना अनीता के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वो शख्स जिसकी हैबत से लोग थर थर कांपते थे, आज इसकी मोहब्बत में इस कदर बेबस था कि इसके कदमों में बिखर रहा था। अनीता का अपना वजूद तड़प उठा। इसने तड़प कर कासिम का सर अपने हाथों में लिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। उसे बताना चाहती थी कि वो जिस शक की आग में जल रहा है वो महज एक सैराब है, मगर कासिम की सिसकियां इसे कुछ बोलने का मौका नहीं दे रही थी। वो इस वक्त एक ऐसे मर्द के रूप में था जो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खोने के डर से बुरी तरह लड़ रहा था। अनीता का अपना जब्त भी अब जवाब दे चुका था। इसने तड़प कर कासिम का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और रोते हुए इसकी आंखों में झांक कर बोली, खुदा के लिए ऐसा मत कहें कासिम, वो मेरा छोटा भाई था, मेरा सगा भाई। इसे डर था कि हम शायद दोबारा कभी ना मिल पाए, इसलिए वो जज्बात में आकर मुझसे लिपट गया था। वो सिर्फ अपनी बहन को अलविदा कह रहा था। ये सुनते कासिम की सिसकियां एक लम्हे को थम गई। इसकी आंखें हैरत और पशेमानी से फैल गईं। अनीता ने इसके दोनों हाथ थाम लिए और इन पर अपने लब रखकर दीवानावार बोसे देने लगी। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक कर कासिम के हाथों को भिगो रहे थे। वो बच्चों की तरह बुलकते हुए कहने लगी, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी और से मोहब्बत करूंगी? आप मेरा सब कुछ है, मेरी कायनात है। मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की और मरते दम तक आपकी रहूंगी। मैं आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। आपके बगैर तो मैं सांस लेना भी भूल जाऊंगी। अनीता की तड़प और इसकी सच्चाई देखकर कासिम का दिल पाश पाश हो गया। वो जो थोड़ी देर पहले शक की आग में जल रहा था, अब शर्मिंदगी और मोहब्बत के समंदर में डूबने लगा। अनीता ने अपना सर इसके सीने पर रख दिया और इतनी शिद्दत से रोई कि इसका पूरा वजूद लरसने लगा। वो पागलों की तरह इससे लिपट गई, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहती हो कि वो अब सिर्फ इसकी है। फिर वो कासिम के घुटनों पर सर रखकर बैठ गई और इल्तिजा करने लगी, कासिम, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ आपकी। मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा, मुझे आपसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत है। कासिम ने झुककर इसे बाजू से पकड़ा और खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इस बार इनके दरमियान कोई दीवार नहीं थी, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक बेपनाह और भरपूर मोहब्बत थी। कासिम ने इसके माथे, इसकी आंखों और फिर इसके गालों को चूमा, जैसे वो इसके हर आंसू का कर्ज उतारा हो। वो इसकी कुर्बत में खो गया। इसकी खुशबू और इसके लम्स ने कासिम के अंदर के तूफान को थमा दिया। वो धीरे से इसके लबों की तरफ झुका और निहायत नरमी और शिद्दत से इसे अपनी चाहत का यकीन दिलाने लगा। बस एक बोसे में बरसों का इंतजार था। वो तमाम सब्र तहम्मुल और वो बेपनाह तड़प शामिल थी जो कासिम ने अब तक अपने अंदर छुपा कर रखी थी। अनीता ने भी अपनी आंखें मूंद ली। अब इसके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने मुजाजी खुदा की पनाह थी जिसने इसे आज एक मुकम्मल तौर पर अपना लिया था। इसका मुकम्मल सपुर्दगी और वालिहाना मोहब्बत की इस खूबसूरत मोड़ ने इसके दरमियान बरसों से खड़ी हर दीवार को गिरा दिया था। इस रात के बाद कासिम के दिल से वो तमाम वसवसे और शक के साए हमेशा के लिए छट गए जो इससे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे, और इसे एहसास हुआ कि अनीता की वो घबराहट दरअसल किसी और की चाहत नहीं बल्कि इसकी अपनी मासूमियत और कासिम के लिए हद से बढ़ी हुई इज्जत थी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद कासिम ने अनीता के भाई और इसके खानदान से तमाम गलतफहमियां दूर की और इन्हें इज्जत के साथ अपने घर मधु किया। वो घर जिसे इसने कभी अनीता को अलग बर्तनों की जिल्लत दी थी और आज इसी अनीता के कदमों की चाप से महक रहा था। कासिम के वालिद ने भी अपनी जिद छोड़कर अपनी बहू को दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि इनके बेटे की खुशी और जिंदगी सिर्फ इस एक लड़की के गिर्द घूमती है। अनीता अब सिर्फ एक डिग्री याफ्ता खातून नहीं बल्कि वो कासिम की घर और इसके दिल की मलका बन चुकी थी।
اکثر شام کو جب وہ دونوں اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے چائے پیتے تو انیتا مسکرا کر قاسم کا ہاتھ تھام لیتی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا ڈر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا اعتماد اور سکون تھا۔ قاسم اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اکثر دھیرے سے کہتا، تمہاری محبت نے مجھے جینا سکھایا انیتا، اور تمہاری معصومیت نے مجھے جینا۔ انیتا اپنے سر اس کے مضبوط شانے پر ٹکا دیتی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اسے کسی طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا محافظ، اس کا شوہر اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی کہانی جو دکھوں اور امتزاج سے شروع ہوئی تھی اور محبت، برابری اور لازوال وفاداری کے خوبصورت عہد پر مکمل ہو چکی تھی۔